आज की क्लास में हम लोग जो रिवीजन में चल रहे हैं, ये बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन में जो कुछ क्वेश्चन बच गया है, उन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डील करना चाहेंगे। जो कि कोशिका ये जो जीवन है, इसका आधार इकाई है, आधारभूत इकाई है और ये आधारभूत इकाई है। छूट गया था। तो इन कोशिका जीवन की जो आधारभूत इकाई है, इनके बारे में इन चैप्टर में आपका 2-4 क्वेश्चन छूट चुका है, जो कि हम आज डील करना चाहेंगे रिवीजन के लिए। पहले तो मैंने आपको बताया ही है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो कौन सा नंबर होगा लघु में? 11। चलिए, इसमें कह रहा है जीवों में पदार्थ के जो परिवहन है, इस परिवहन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो जीव हो चाहे कोई भी चीज हो, ठीक ना, यह जीव ही है क्वेश्चन में, तो जीव का ही डील कर लीजिए। तो जीव में पदार्थ के परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो जीव जो है, जब अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैविक क्रियाएं होती है। और जब जैविक क्रियाएं होती है ना, तो उसमें जो उपयोगी पदार्थ है, उनके मूल स्रोत से, जो उनका मूल स्रोत है, उन स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचाना, और जो अनावश्यक पदार्थ है, अपशिष्ट के रूप में जो चीज है, तो उसको कोशिका से निकालना, बाह्य वातावरण में निष्कासित करना, ये जो कार्य होता है, यह आवश्यक होता है। इसीलिए परिवहन, पदार्थ का परिवहन होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार के आपने थोड़ी सी पदार्थ लीजिए, धान तो देखे हैं, तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको मिल में कुटवाते हैं, तो उसमें से गुंडो कहते, वो गुंडा क्या है कि अपशिष्ट है, वह एक साइड से निकलता है, और उसी में से चावल एक साइड से निकलता है। उसी को जब चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि माल अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, और जो चावल होता है हम लोग उपयोग करते हैं। उसी तरह से जीव जितने भी है, उन जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो पदार्थ है, वह पदार्थ को ग्रहण करने के बाद विभिन्न प्रकार की जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को पहुंचाना, और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर निकालना, ये परिवहन का काम है। और यह होना आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक पदार्थ जब हमारे शरीर में हो जाएंगे, विद्यमान रह जाएंगे, तो विषाक्त कण है, वो हमारे शरीर को जहरीले बना देंगे, हमारे शरीर को विनष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से इनकी आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, जीवों के शरीर के लिए, जीवों को के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप समझे या नहीं समझे? इसी को लिखने की तरीका में लिखे हैं कि जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, शरीर में कई जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैविक क्रियाएं होती हैं, और इन जैविक क्रियाओं में जो आवश्यक पदार्थ है, वह शरीर के
विभिन्न कोशिकाओं को या विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया करता है। ठीक है। और जो अनावश्यक पदार्थ है, जहरीले पदार्थ है, उनको बाह्य वातावरण तक पहुंचाना या बाह्य वातावरण तक लाकर निष्कासित करना आवश्यक होता है उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों को चलाने के लिए। कोई दिक्कत लिख सकते हैं, हो जाएगा क्या? कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं होगा जी? हाँ, मुंडी उड़ाते हैं, बोलते नहीं है। लगता है क्या आप लोग बिल्कुल आज ये ठंडा मौसम में ठंडा गए हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है। ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिड ये दोनों में क्या अंतर है? तो क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन जो है उससे बना होता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन से। ठीक है। और ये प्रोटीन से जो बने होते हैं ये महीन और लंबे जटिल कुंडलित आकार का होता है क्रोमोसोम। कहीं कोई दिक्कत? इन्हीं क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन का बना एक महीन, लंबे और कुंडलित आकार का। ठीक है। और इसके जो केंद्र, और ये पाया कहा जाता है तो किसी केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि जो इसमें से पिता का गुण होता है, पैतृक गुण होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। कौन कौन करता है? क्रोमोसोम। ठीक है। याद रहा कि क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन से बने महीन लंबे धागे के कुंडलित आकार के रूप में केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि पैतृक लक्षण, जो पिता में लक्षण पाया जाता है, वह पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कहीं कोई दिक्कत है? और प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वह 2 समांतर क्रोमेटिड के बने होते हैं। इन्हीं क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, क्रोमेटिड क्रोमोसोम के ही रचनात्मक एक घटक के रूप में माना जाता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है। अब जैसे है कि यूकेरियोटिक कोशिका का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो एकदम बिल्कुल आसान से लिखेंगे। जो यूकेरियोटिक कोशिका है वह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। किससे घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से। और एक स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति रहती है इसमें। नहीं, आप कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका दोहरी झिल्ली से घिरी एक स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति होती है। यह अगर नहीं वैसे याद रहेगा तो आसान से एक पॉइंट में लिख लेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है। कोई दिक्कत? एक लक्षण तो ये हो गया। दूसरा में आप लिख सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका से घिरी या यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली से घिरी अधिकांशतः उसके जो अंगक होते हैं वह अंगक दक्षता पूर्वक अपने विशिष्ट प्रकार के कार्य का निष्पादन करने का काम करता है।
विशिष्ट प्रकार के कार्य का निष्पादन करने का काम करता है यूकेरियोटिक कोशिका। ये 2 लक्षण लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जो वायरस होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है, उसमें सजीव का गुण क्यों नहीं होता है वायरस। ठीक है, तो हम आसान से इसको लिखेंगे कि जो भी वायरस है, वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, किसी भी तरह झिल्ली नहीं होता। किसमें? वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। और इनमें जो जीवन के लक्षण हैं वह परिलक्षित भी नहीं होता है कि उसमें कोई जीवन का लक्षण परिलक्षित हो, दिखाई दे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तब कब दिखाई देता है? जब वह कोई भी सजीव है ना, कोई भी जीव है ना, उसमें उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद कोशिका के जो मिशनरी का उपयोग है कर अपना जो है या शरीर में प्रवेश कर गया और अपना जो उसका कार्य है, कार्य के अनुसार से वह बहुगुणित होने लगता है, वृद्धि करने लगता है, तब वह बहुगुणन नहीं कर सकता। सर देखिए तो क्या लिखा है, बहुगुणन नहीं कर पाता ना, कोई दिक्कत हो जाएगा, लिख लेंगे क्या, कोई दिक्कत है? यानी आप लिखेंगे कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। ठीक, उसके बाद इसलिए इनमें जीवन का झिल्ली नहीं पाया जाता तो जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। कोई दिक्कत? वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए इसमें कोई सजीवों के लक्षण परिलक्षित नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। कोई दिक्कत? और जब तक यह किसी के कोई भी जीव है उसके शरीर में प्रवेश नहीं करता है, तब तक यह जो है कोशिका के मिशनरी का उपयोग न कर पाता है और ना ही यह बहुगुणित हो पाता है, ना ही ये वृद्धि कर पाता है। ठीक है, किसी के शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके बाद ही वह बहुगुणित होता है। कोई दिक्कत? लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका लघु में बचा है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में अंतर क्या है? तो बिल्कुल आसान से लिखेंगे कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जो जालिका है, उस जालिका पर राइबोसोम अनुपस्थित। किसका अनुपस्थित? कौन अनुपस्थित रहता है? किस पर? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। बस एक तो पॉइंट में ये याद कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या अनुपस्थित रहता है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम अनुपस्थित रहता है और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का इसमें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है और राइबोसोम अनुपस्थित रहता है और वसा और क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल, दोनों क्या होता है? संश्लेषण करता है। जबकि जो खुरदरी, देखिए क्या क्या याद रखना कि राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, वसा है और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों संश्लेषण करने का काम करता है, संश्लेषित करता है। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या होता है कि राइबोसोम रहता है। ठीक है, उसमें राइबोसोम नहीं रहता है, इसमें राइबोसोम रहता है। दूसरी बात कि ये उसमें वसा का और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता था और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण। क्या लिख पाएंगे? देखिए फिर से एक बार और ध्यान दीजिए कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है
यह वसा तथा प्रोटोन का संश्लेषण करता है, जबकि उदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। कर सकते हैं? यस सर। बस आसान से यही तो है ही, यही 4 क्वेश्चन था ही, आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।